स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट। इसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, इसी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसको पढ़ने के बाद आप नहीं लगता है कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हमारे चैनल पर पीवाईक्यू की सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसने वो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख ले। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि जल्द ही हम संविधान की मैराथन भी लेकर आएंगे। एमपी पुलिस की तैयारी के लिए हम आपको एमपी जीके की मैराथन भी लेकर आएंगे आपके लिए, इसीलिए चैनल पर बने रहें। आइए देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और इसके साथ में हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। बंगाल विभाजन जो है यह घटना हुई थी सन 1905 में। और पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुई थी, और वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ देखते हैं हम। सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को माना जाता है। उत्खनन मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का अगला तथ्य है हमारा, धोलावीरा जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। तो इसे भी देख लेते हैं। धोलावीरा है जो 3 भागों में विभाजित है। ये जो फैक्ट है आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चावल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल और रंगपुर से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि यह भाव चित्रात्मक थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। सी हमारा आंसर हो जाएगा। और इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट और देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल मुगल काल के में शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। मयूर सिंहासन, इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। हुमायूं नामा, इसे हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये फैक्ट जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है। 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला देखेंगे हम। चंपारण सत्याग्रह, यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था और वो हुआ था 1917 में। साइमन कमीशन, यह भारत में 1928 में आया था, जिसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था। होम रूलिंग आंदोलन, इसे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ये फैक्ट आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्राचीन भारत में अष्टांग मार्गों का संबंध किस धर्म से है? अष्टांग मार्गों का संबंध है बौद्ध धर्म से। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। अष्टांग मार्ग
यह दुख की समाप्ति के लिए बुद्ध द्वारा दिया गया मार्ग है। बुद्ध का पहला उपदेश इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का पहला उपदेश इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो सारनाथ में दिया गया था। अगला देखेंगे, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, जबकि महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और वो हुई थी कुशीनगर में। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था सन 1962 में। इसके फैक्टर देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद नंबर 352 के तहत बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। और पहला आपातकाल यह भारत चीन युद्ध के दौरान 1962 के समय लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन, इसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं, जो अनुच्छेद नंबर 356 के तहत लगता है। वित्तीय आपातकाल देखते हैं, यह अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, जो भारत में अभी तक कभी भी नहीं लगा है। अगला देखेंगे, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति शब्द बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। तो ये था 44वां संविधान संशोधन 1978। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। कनाडा, इससे भारत में संघीय व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड से इससे नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का प्रावधान लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के भाग 20 में है। 3 अनुसूचियां। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वो संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन क्या था? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, जो कि 1992 में पारित हुआ। 52वां संविधान संशोधन था दल बदल विरोधी कानून। ये संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई। संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मताधिकार, यह एक संवैधानिक अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 326 में है। चुनाव आयोग, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया। पंचायती राज, भारत में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिलों में शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे हम हमारा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और इसके कुछ फैक्ट देखते हैं हम। चुनाव आयोग, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने 1950 से 1958 तक कार्य किया। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी थी, जो कि 1990 में बनी थी। चुनाव आयोग का कार्य देखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाना। अगला प्रश्न देखेंगे हम हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष।
इसके कुछ फैक्ट देखेंगे हम। धन विधेयक का अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा की शक्ति, राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है श्री ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही संभालते हैं। सभी फैक्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए इनको भी ध्यान से पढ़ें। अगला प्रश्न देखेंगे, डोलड्रम्स किस वायुमंडलीय दाब पेटी से संबंधित है? डोलड्रम्स किस वायुमंडलीय दाब पेटी से संबंधित है? तो ये संबंधित है विषुवती निम्न दाब पेटी। इसके कुछ हम फैक्ट देखते हैं। डोलड्रम्स यह भूमध्य रेखा के आसपास शांत पवन वाला क्षेत्र है। डोलड्रम्स जो है शांत पवन वाला क्षेत्र है। और उच्च दाब पेटी क्या है? यहाँ हवाएं नीचे उतरती है, जिससे मौसम शांत और सूखा होता है। भारत में मानसून जो है दाब पेटी और पवनों के स्थानांतरण के कारण आता है। स्थानीय पवने, उत्तरी भारत में गर्मी में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। पर्वत वर्षा, जब हवाएं पर्वत से टकराकर वर्षा करती है तो इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा इसी प्रकार होती है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलोराडो नदी पर। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। ग्रैंड कैनियन यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक विशाल प्राकृतिक खाई है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी आयतन में अमेजन नदी है, जो दक्षिण अमेरिका में है। विक्टोरिया जलप्रपात यह अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारत का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा पर्वत है अरावली पर्वत। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अरावली पर्वत यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में स्थित है। नवीनतम मोरदार पर्वत हिमालय पर्वतमाला, जो नवीनतम पर्वत मोरदार पर्वत है वो हिमालय पर्वतमाला है, और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। माउंट एवरेस्ट जो है यह हिमालय में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और यह नेपाल में स्थित है। पश्चिमी घाट, इसे सह्याद्री भी कहा जाता है, यह जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। इसके कुछ फैक्ट देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, और द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया, और ये डेनमार्क के अधीन है। जापान यह एक ज्वालामुखी द्वीप श्रृंखला है। जापान क्या है? ज्वालामुखी द्वीप श्रृंखला। सबसे अधिक द्वीप है इंडोनेशिया में, लगभग 17,000 से अधिक द्वीप है। द्वीप समूह द्वीपों की श्रृंखला या समूह को कहते हैं। बेरिंग जल संधि यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि जो है यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। काजीरंगा यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। उत्तराखंड, जहां जिम कारपेट और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, और जिम कारपेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है पलामू। अगला तथ्य देख लेते हैं हम,
पलामू बाघ अभ्यारण्य यह झारखंड में स्थित है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1875 में। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं हम। एशिया का सबसे पुराना बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई का सूचकांक इसे सेंसेक्स कहा जाता है। एनएसई का सूचकांक है, इसे निफ्टी कहा जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेबी यह भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ब्लू चिप कंपनियां ये वे कंपनियां हैं जो वित्तीय रूप से मजबूत और सुव्यवस्थित होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवरत्न का विचार किस क्षेत्र से संबंधित है? नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। पीएसयूएस की श्रेणी, भारत में पीएसयूएस को महारत्न, नवरत्न और रत्न और मिनी रत्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। इसका उद्देश्य है यह वर्गीकरण कंपनियों को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए किया गया है। वित्तीय वर्ष भारत में यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अदृश्य निर्यात, इसमें सेवाओं का निर्यात शामिल होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, पर्यटन आदि। अगला फैक्ट है अपस्फीति, यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट की स्थिति है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके फैक्ट देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सह अस्तित्व होता है। मतलब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें उत्पादनों के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, जैसे कि यूएसए में है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई और नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है भारत का प्रधानमंत्री, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाता है रेपो दर और सीआरआर। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। सीआरआर क्या है? ये है वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा का वह भाग है जो आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना होता है। मुद्रास्फीति नियंत्रण, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो दर और सीआरआर को बढ़ाता है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। एसएलआर, यह बैंकों को अपनी कुल जमा का वह भाग है जो स्वयं के पास तरल संपत्ति के रूप में रखना होता है। और फिशर प्रभाव, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। एक्स्ट्रा फैक्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हो सकता है यहीं से कोई प्रश्न आ जाए। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1979 तक चली थी। हम इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य फोकस था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी
और इसका जो फोकस था वो कृषि पर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका फोकस जो था उद्योगों पर था। योजना आयोग है, इसका गठन हुआ था 1950 में। रोलिंग प्लान जो है यह 5वीं योजना के बाद 1978 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसके कुछ फैक्ट देखेंगे हम। वॉशिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अम्ल वर्षा, इसके लिए मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ओजोन, यह ओजोन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। और विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। हीमोग्लोबिन यह एक आयरन युक्त प्रोटीन है जिसका कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, हीमोग्लोबिन की मुख्य रूप से आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से जो है आरबीसी में पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, इन्हें शरीर का सिपाही कहा जाता है जो रोगों से लड़ती है। रक्त का थक्का, इसके लिए मुख्य रूप से विटामिन के और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जिम्मेदार है। सार्वभौमिक दाता है ओ रक्त समूह। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इससे के कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दूरदर्शिता, इसके लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, बायोफोकल लेंस। प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक होता है। इंद्रधनुष, यह अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक संयोजन है। इंद्रधनुष जो है अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक संयोजन है। मानव आंख का दान, तो मानव आंख के कॉर्निया वाले भाग का दान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होती है। इसके कुछ फैक्ट देखेंगे। कार्य की इकाई जो है जूल है। शक्ति की इकाई वॉट है। एसआई इकाई प्रणाली, इसमें कुछ 7 मूल इकाइयां हैं। एसआई इकाई प्रणाली में कितनी इकाई है? कुल मूल 7 इकाई प्रणालियां। न्यूटन, यह बल की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु चुनेंगे हम इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी जो है मिश्र धातु नहीं है, जबकि पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर जो है मिश्र धातु है। अब इसका हम फैक्ट देख लेते हैं। मिश्र धातु जो है 2 या 2 से अधिक धातुओं का एक धातु और एक अधातु के संयोजन से बनती है मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातु या एक से अधिक अधातु। पीतल जो है तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। कांसा है, यह तांबा और टीन की मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर है, इसे चांदी बिल्कुल भी नहीं होती जर्मन सिल्वर में। पारा जो है यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है, जो कि पारा है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है और यह धातु है। अगला प्रश्न देखेंगे, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था WG रोसेन ने। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं हम। हॉट स्पॉट की अवधारणा यह नॉर्मन मायर्स द्वारा दी गई थी। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। भारत में हॉट स्पॉट, भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। IUCN यह रेड डेटा बुक जारी करता है जिसमें विलुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है। अब देखेंगे अगला फैक्ट है साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग के बारे में देखेंगे। यह पुस्तक रेचेल कार्सन ने लिखी थी जो पर्यावरण आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुई। अगला प्रश्न देखेंगे वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो है नाइट्रोजन है और वो 78% है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% है। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21%। ओजोन परत यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। वायुमंडल की परतें जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। सबसे भारी गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे भारी गैस है और यह निचली परतों में पाई जाती है। वायु प्रदूषण इसमें सबसे अधिक योगदान जो है वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में किस राज्य को वनों का राज्य कहा जाता है। तो वनों का राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि, हाल की रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो हुई है आंध्र प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व है, यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह पारित हुआ था 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसे 1986 में पारित किया गया था। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये भी क्वेश्चन ही है, इसीलिए इन्हें भी पढ़ें, कोई भी स्किप ना करें। अगला प्रश्न देखेंगे चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो चिपको आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण से। इससे संबंधित फैक्ट देखेंगे। चिपको आंदोलन के जो नेता थे मुख्य रूप से सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड में हुआ। अगला देखेंगे हम एपिको आंदोलन जो है यह इसी तरह का आंदोलन था और यह कर्नाटक में शुरू हुआ था। जंगल बचाओ आंदोलन यह बिहार में शुरू हुआ था और नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, इसका नेतृत्व मुख्य रूप से मेधा पाटकर ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ये नहीं है कोयला। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं हम। कोयला यह एक जीवाश्म ईंधन है और गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन और गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। बायोमास यह पौधों और जानवरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। सौर ऊर्जा का सिद्धांत यह प्रकाश वोल्टी प्रभाव पर कार्य करता है। भूतापीय ऊर्जा यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊष्मा से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी वो कहा जाता है सिंगरौली जिले को। इसके फैक्ट देखेंगे हम। सिंगरौली जिले में यहाँ कोयले का भंडारण और ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी जो है वो है इंदौर। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, भाषाई आधार पर हुआ था। मध्य प्रदेश की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं
मध्य प्रदेश में तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। तानसेन जो है अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन का जो मूल नाम था वो था रामतनु पांडे। तानसेन समारोह हर साल ग्वालियर में तानसेन समारोह के नाम से आयोजित किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा यह भी ग्वालियर में स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका या मनु था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव पहाड़ी से, जो कि महू इंदौर में स्थित है। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं हम। चंबल नदी जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जलप्रपात इस पर बनते हैं। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात मंदसौर में स्थित है। गांधी सागर बांध बना हुआ है, यह चंबल नदी पर बना पहला बांध है। नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक, और अमरकंटक से ही सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। ताप्ती का उद्गम स्थल है मुल्ताई, जो कि बैतूल जिले से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित। अब इनसे कुछ फैक्ट देखते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान NH 46 पर स्थित है, और वो है शिवपुरी झांसी मार्ग। जॉर्ज कैसल भवन यह इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह मंडला और बालाघाट जिले में है। यह MP का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, और यह छिंदवाड़ा सिवनी में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उमरिया जिले में है और सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि इस सेट का आखिरी प्रश्न होने वाला है। मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है निमाड़ क्षेत्र में। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। भगोरिया हाट यह भील जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। निमाड़ यह मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, खंडवा और खरगोन जिला। बुंदेलखंड यहाँ राई नृत्य और ढिमरियाई प्रसिद्ध नृत्य है। मालवा यहाँ का प्रसिद्ध नाट्य है माच। सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में भील जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, जबकि गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में ज़्यादा है भील, और गोंड जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अभी हमने MP पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाया है, जिसमें 35 क्वेश्चंस थे, और इसके अतिरिक्त हर क्वेश्चन के नीचे उसके 5-5 फैक्ट अलग से थे, जो कि क्वेश्चन ही है। आपको ये प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिसने शेयर नहीं किया वो भी अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा ही एक दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसने PYQ की सीरीज़ नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर PYQ की सीरीज़ भी देख ले, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।